ये कहानी चांदपुर नाम के एक छोटे से गांव की थी, जहां रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। इस दुनिया में उसकी बेटी मीरा के अलावा उसका कोई नहीं था। कुछ समय पहले ही उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। पत्नी के जाने के बाद रामू के कंधों पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई थी। एक तरफ अपनी छोटी सी बेटी की परवरिश और दूसरी तरफ घर चलाने की चिंता। रामू को अपनी बेटी की परवरिश और घर चलाने की जिम्मेदारी अकेले ही निभानी थी। रामू के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वो मेहनत करके अपने और अपने बेटे के लिए जरूरत का सारा सामान जुटाता था। इस समय की बात है जब गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। सभी की फसलें बर्बाद हो गई थीं और रामू की फसल भी पूरी तरह नष्ट हो गई थी। फसल बर्बाद होने के कारण रामू का काम ठप हो गया था। उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं बचा था। घर में जो थोड़े बहुत पैसे थे, वे भी धीरे धीरे खत्म हो गए। पैसों की तंगी के कारण रामू अपनी बेटी मीरा की स्कूल की फीस भी नहीं भर पा रहा था। इसी चिंता में वो अक्सर उदास रहने लगा था। एक दिन वो घर में बिस्तर पर चुपचाप बैठा हुआ था। तभी उसकी बेटी मीरा वहां आई और बोली, पिताजी, आप बहुत उदास लग रहे हैं। क्या हुआ? कोई बात हुई क्या? मुझे भी बताइए, चिंता हो रही है। नहीं बेटी, कोई परेशानी नहीं है। तुम बेकार में चिंता कर रही हो। नहीं पिताजी, आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे बताइए कि आप इतने परेशान क्यों हैं। बेटा, तुम तो जानती ही हो कि इस साल गांव में सूखा पड़ा, जिससे पूरे गांव की फसल बर्बाद हो गई है। मेरी फसल भी। जो थोड़े बहुत पैसे बच गए थे, वो भी अब खत्म हो गए हैं। बस मैं यही सोच रहा था कि अगले साल की खेती तक घर कैसे चलेगा। तो पिताजी, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपकी बेटी हूं ना, मैं भी कुछ काम कर लूंगी। नहीं बेटी, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं कुछ करता हूँ। पिताजी, इस वक्त ये बात करना ठीक नहीं होगा, लेकिन मेरी स्कूल की मैम ने फीस के बारे में बताया। स्कूल की फीस अभी जमा नहीं हुई है, इसीलिए वो कह रही थीं कि जल्द जमा करवा दें। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं 2-3 दिन में फीस जमा कर दूंगा। तो ठीक है पिताजी, मैं कल अपनी हेडमास्टर से कह दूंगी कि मेरे पिताजी 2-3 दिन में फीस जमा करते रहेंगे। फिर वहां से मीरा अपने कमरे में चली जाती है। मीरा से तो कह दिया है, लेकिन मेरे पास तो घर के राशन के भी पैसे नहीं हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अगले 2-3 दिन घर कैसे चलेगा। चिंता से परेशान होकर रामू घर में टहलने लगता है और टहलते टहलते अचानक रुक जाता है। लगता है मुझे अब सेठ लाला के पास ही जाना पड़ेगा और सूद पर पैसे लेने होंगे, नहीं तो ना घर का खर्च चल पाएगा और ना ही मीरा की फीस भर पाऊंगा। हाँ, अब यही करना पड़ेगा। कल सुबह जाकर सेठ से सूद पर पैसे ले लूंगा। सेठ लाला एक नंबर का बेईमान और ठगने वाला इंसान था। वो लोगों का फायदा उठाकर उनसे अपने खेत में काम करवाता था और समय पर पैसे न देने की वजह से उनकी जमीन भी हड़प लेता था। अगली सुबह रामू सेठ लाला के घर पहुंच जाता है। नमस्कार सेठ जी। रामू, आज अचानक मेरे घर कैसे आना हुआ? कुछ काम था क्या? सेठ जी, आप तो जानते ही हैं कि गांव में सूखा पड़ा है। मेरे खेत भी सूख चुके हैं और मेरी कमाई का जरिया भी बंद हो गया है। मेरी बिटिया की स्कूल की फीस जमा नहीं हो पाई है और घर के राशन में भी दिक्कत आ रही है। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देते तो बड़ी कृपा होती। मैं आपके सारे पैसे धीरे धीरे चुका दूंगा। रामू, तुम तो जानते ही हो कि मैं अपने उसूलों का कितना पक्का हूं। तुमने मेरे बारे में गांव वालों से सुना ही होगा। अगर तुमने मेरे पैसे समय पर नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारे घर और जमीन पर कब्जा कर लूंगा। एक बार अच्छे से सोच लो। सेठ लाला की बात सुनकर रामू सोच में पड़ गया। अगर मैं सेठ से पैसे लूंगा और समय पर लौटा नहीं पाया तो वो मेरा घर और जमीन दोनों छीन लेगा। लेकिन अगर पैसे नहीं लूंगा तो अपनी बेटी की स्कूल की फीस कैसे दूंगा और घर का राशन कैसे चलेगा? क्या हुआ रामू, तुम्हें पैसे चाहिए कि नहीं? मुझे पैसे चाहिए सेठ जी। मुझे अभी पैसों की बहुत जरूरत है। लाला सेठ रामू को पैसे दे देता है। धन्यवाद सेठ जी। पैसे देने के लिए मेरे पास जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे, मैं आपके पैसे वैसे लौटा दूंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी बात का ध्यान रखना कि अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारा घर और जमीन
कब्जे में कर लूंगा। मेरी बात याद रखना। ठीक है सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर रामू अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचकर सबसे पहले रामू ने अपनी बेटी मीरा को बुलाया। अरे मेरा बेटी, यहाँ आना तो जरा काम है। रामू की आवाज सुनकर मीरा कमरे में आई। हाँ बोलिए पिताजी, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ बेटी, कल तुम स्कूल का फीस के बारे में बोल रही थी ना, वही लेकर आया हूँ। पिताजी, आप तो कल बोल रहे थे कि घर में पैसे नहीं हैं, सारे पैसे खत्म हो गए हैं, तो ये आप कहाँ से लेकर आए? बेटा, ये पैसे मैंने लाला सेठ से सूद पर लिए हैं। लेकिन पिताजी, वो सेठ लोगों को सूद पर पैसे देता है और उनके घर जमीन अपने नाम करवा लेता है। बेटी, हालात ऐसे थे कि कोई सहारा नहीं मिला, इसलिए सेठ जी के पास जाना पड़ा। सूद भारी है, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई उससे भी ज्यादा जरूरी है। पिताजी, डर लगता है, ये जमीन और ये घर ही तो हमारा सहारा है, अगर ये भी चला गया तो हमारा क्या होगा? डर मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। मैंने जो कर्ज लिया है वो सिर्फ फीस के लिए नहीं, मैं काम भी शुरू करूंगा, सब्जी लाऊंगा, बेचूंगा और एक एक पैसा वापस कर दूंगा। ठीक है पिताजी, जैसा आपको सही लगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अगले दिन रामू सुबह सुबह सब्जी मंडी गया, ताजी सब्जियां लेकर आया और बाजार में अपनी छोटी सी दुकान लगाकर बेचने लगा। सब्जियां ले लो, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। धीरे धीरे रामू की दुकान पर लोग आने लगे। देखते ही देखते भीड़ बढ़ने लगी और कुछ ही देर में उसकी सब्जियां बिकनी शुरू हो गईं। रामू के चेहरे पर मेहनत की चमक थी और आंखों में उम्मीद। उसी समय बाजार में श्यामलाल घूम रहा था। श्यामलाल भी रामू की तरह एक किसान था, लेकिन उसके पास रामू से कहीं ज्यादा जमीन थी। अगर किसी साल उसकी फसल खराब भी हो जाती तो उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो आदत थी गांव के छोटे किसानों की जमीन खरीदने की। जब श्यामलाल की नजर रामू पर पड़ी, जो पूरी लगन से सब्जियां बेच रहा था, तो वो ठिठक गया। रामू की दुकान पर उमड़ती भीड़ को देखकर श्यामलाल मन ही मन सोचने लगा, लगता है इस बार के सूखे ने रामू की हिम्मत तोड़ दी है, तभी तो खेत छोड़कर सब्जी बेच रहा है। यही सही मौका है, चलो उससे बात करते हैं, शायद अपना खेत बेच दे। फिर क्या था, श्यामलाल धीरे धीरे चलते हुए रामू के ठेले के पास पहुंच गया। अरे रामू भैया, क्या बात है, आजकल खेती बाड़ी छोड़कर सब्जी बेचने लगे हो? क्या श्यामलाल भाई, तुम भी मजाक कर रहे हो? तुम तो जानते ही हो कि इस साल सूखे की वजह से मेरा पूरा खेत बर्बाद हो गया। अगले मौसम तक घर किसी तरह चलाना है, खर्च भी तो चाहिए, तो बस यही सोचकर सब्जी का ठेला लगा लिया। पर तुम कल तक रो रो कर यही कहते थे, पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, और आज देखो सब्जी का ठेला लगा दिया। ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? नहीं भाई, सच में मेरे पास कल तक घर का राशन भी पूरा करने के पैसे नहीं थे। मीरा की स्कूल की फीस भी भरनी थी, तो मजबूरी में मैंने धनीराम सेठ से सूद पर पैसे ले लिए। उन पैसों से मैंने मीरा की फीस भर दी और थोड़े पैसे से ये सब्जी का ठेला भी लगा लिया। रामू की बात सुनकर श्यामलाल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसकी खुशी का कारण साफ था, वो रामू की जमीन खरीदना चाहता था, लेकिन रामू ने साफ कह दिया था कि वो अपना खेत बेचने वाला नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ कि रामू ने सेठ लाला से सूद पर पैसे लिए हैं। अब वो पैसे चुकाने में असमर्थ रहेगा और सेठ लाला उसके घर और जमीन पर कब्जा कर लेंगे, और फिर मैं सेठ लाल से वही जमीन कम पैसों में खरीद लूंगा। रामू की बात सुनकर श्यामलाल के चेहरे पर हल्की मुस्कान छिप गई। अंदर से वो खुश था। अब उसकी योजना के मुताबिक रामू की जमीन उसके हाथ में आने वाली थी, लेकिन रामू के सामने उसे दुख और चिंता दिखानी थी। वो धीरे से बोला, क्या कहा रामू भाई, तुमने सेठ लाला से सूद पर पैसे ले लिए? पर तुम तो जानते हो ना वो कितना बेईमान और ठग प्रवृत्ति का इंसान है। वो तुम्हारा घर और जमीन भी छीन सकता है। हाँ भाई, मैं जानता हूं, लेकिन वो तभी होगा जब मैं उनके पैसे नहीं दूंगा। मुझे पता है कि अगली फसल तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए सोचा कि चलो
सब्जी का ठेला ही लगा लेता हूं। इसमें से जो मुनाफा होगा उसका आधा घर के खर्च में चला जाएगा और कुछ पैसे बचाकर सेठ को वापस कर दूंगा। ये तो सही कह रहा है। इसकी सब्जी की दुकान अच्छी चल रही है और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये सेठ लाल के पैसे लौटा देगा। अगर इसने पैसे लौटा दिए तो मैं इसकी जमीन नहीं खरीद पाऊंगा। श्यामलाल थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन वो रामू के सामने जाहिर नहीं करता है। ठीक है रामू भाई, अब मैं चलता हूं। सोच रहा था कि इस बाल सुख में मैं भी कुछ काम कर लूं। की मीठी बातें करके श्यामलाल वहां से निकल जाता है और कुछ दूर पहुंचने के बाद नहीं तरकीब बनाने लगता है। जिस तरह से रामू की दुकान चल रही है, इससे तो लगता है कि रामू की खेत खरीदने का सपना सपना ही रह जाएगा। चलो चलते हैं सेठ लाला के घर, जमीन खरीदने की बात करते हैं। फिर क्या था, श्यामलाल सेठ लाल के घर की ओर निकल जाता है और सेठ लाल के घर पहुंचकर वो सीधे रामू की खेत के बारे में बात करता है। नमस्ते सेठ जी, और क्या हालचाल है आपके? अरे श्यामलाल भाई, तुम यहाँ, और तुम मुझे सेठ बुलाकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। उल्टा मुझे तुम्हें सेठ बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मुझसे ज्यादा जमीन तो तुम्हारे पास है। अरे भाई मजाक छोड़ो, मैं तुम्हारे पास कुछ काम से आया था। क्यों, कौन सा काम था मेरे से? मैंने सुना है कि रामू ने तुमसे कल पैसे सूद पर उधार लिए हैं। हाँ भाई, अभी कल ही रामू ने मुझे सूद पर पैसे लेकर गए हैं। क्यों, पैसे नहीं देना था क्या? तुमने उसे बताया था ना कि अगर उसने पैसे नहीं लौटाए तो तुम उसके घर और जमीन पर कब्जा कर लोगे। हाँ भाई, मैंने उसे पैसे देने से पहले ही सब कुछ बता दिया था कि अगर उसने पैसे नहीं लौटाए तो उसके जमीन के उसके घर पर भी मेरा कब्जा हो जाएगा। क्यों, क्या हुआ, तुम्हें उसकी जमीन चाहिए क्या? हाँ भाई, तुम सही समझे, मुझे उसकी जमीन ही चाहिए। मैंने उसको कई बार कहा कि वो मुझे अपनी जमीन बेच दे, इस सुख में उसे जमीन का क्या काम, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। लेकिन अब मैं उसकी जमीन खरीद लूंगा। फिर तो तुम्हें उसे रामू से बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों बाद वो जमीन मेरी हो जाएगी। तो तुम सीधा मुझसे बात करो। भाई, तुम्हें इतनी खुश होने की जरूरत नहीं है। वो रामू तुम्हें इतनी आसानी से अपनी जमीन नहीं देगा, मैं जानता हूं उसे। क्या बात कर रहे हो भाई, इस वक्त तो सूखा पड़ा है और अगले वर्ष तक तो वो मेरे पैसे भी नहीं दे पाएगा। जब मैंने सुना कि उसने तुमसे पैसे लिए हैं तो मुझे लगा कि मैं सीधे तुम्हारे पास आकर जमीन खरीद लूंगा, लेकिन जब देखा उसने जो पैसे लिए थे उसी से गांव के बाहर ठेला लगा रखा है। अभी मैं उसके ठेले पर आया था और वहां बहुत भीड़ थी। अगर उसकी दुकान ऐसे ही चलती रही तो वो जल्दी तुम्हारे पैसे वापस कर देगा। क्या बात कर रहे हो श्यामलाल, अगर उसने ऐसा किया तो उसके घर के साथ साथ उसके जमीन भी मेरे हाथ से निकल जाएगा। ऐसा नहीं होगा भाई, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हें उसका घर भी मिल जाएगा और उसका खेत भी। लेकिन मेरा एक शर्त है, तुम्हें उसकी खेत मुझे देना पड़ेगा। मुझे मंजूर है भाई, बताओ क्या तरकीब है? कोई बड़ी तरकीब नहीं है भाई, बस तुम जल्दी जल्दी उससे अपने पैसे मांगते रहना और मैं उसके बगल में ही सब्जी का ठेला लगाऊंगा, जिससे सारे ग्राहक मेरे दुकान पर आएंगे और उसकी कमाई नहीं हो पाएगी और वो तुम्हारे पैसे नहीं दे पाएगा, जिससे उसका घर और खेत तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है भाई, ये तो तुमने बहुत अच्छी तरकीब लगे। मैं कुछ दिनों के बाद जाऊंगा और उससे पैसे मानूंगा, तब तक तुम उसके बगल में सब्जी का ठेला लगाओ। गले दिन रामू के बगल में श्यामलाल ने अपना सब्जी का ठेला लगा लिया और सब्जी बेचने लगा। ये देखकर रामू हैरान हो गया। अरे ये क्या, श्यामलाल ने भी सब्जी का ठेला लगा लिया। कुछ ही देर में ग्राहक आने शुरू हुए। श्यामलाल का ठेला देखकर सारे ग्राहक उसी के पास जाने लगे और उसी से सब्जियां खरीदने लगे। ये सब देखकर रामू का चेहरा उतर गया। वो सोचने लगा कि ये तो सारे ग्राहक श्यामलाल की दुकान पर जाकर सब्जियां खरीद रहे हैं। अगर ऐसा ही चला रहा तो मेरी सब्जियां नहीं बिकेंगी। कुछ ही देर में श्यामलाल की सारी सब्जियां बिक गईं और वो अपने घर चला गया। लेकिन सारी सब्जियां वैसे के वैसे ही रखी थी। उसका आज 1 पैसे का भी बिक्री नहीं हुआ था। सब्जियां ना बिकने की वजह से रामू अपने घर आ गया और बैठकर सोचने लगा। अगर ऐसा ही चला रहा तो मैं लाला सेठ के पैसे नहीं दे पाऊंगा और मेरा घर और खेत दोनों वो हड़प लेंगे। आज तो 1 भी रुपए की बिक्री नहीं हुई है। सारे ग्राहक उसे श्यामलाल के पास ही जाकर सब्जियां खरीदने। मेरे पास तो 1 भी ग्राहक नहीं आया। तभी वहां उसकी बेटी मीरा आती है और रामू से कहती है,
क्या हुआ पिताजी? आप बहुत उदास लग रहे हो। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? तभी रामू मीरा को सारी बात बता देता है। तभी मीरा रामू से कहती है, पिताजी, आप ऐसे हार मत मानिए। अगर श्यामलाल ने आपके सामने ही दुकान लगा ली है तो क्या हुआ? आप ऐसे हार मान लेंगे तो घर कैसे चलेगा? आप दुखी मत होइए। आप ताजी सब्जियां लाते हैं, इसलिए ग्राहक आपके पास ही आएंगे। श्यामलाल की दुकान अभी नई है, इसलिए सारे ग्राहक वहां जा रहे हैं। आप देखिएगा, जल्द ही सभी ग्राहक आपकी दुकान पर ही आएंगे, इसलिए आप बिल्कुल भी दुखी मत होइए। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो। मुझे इतना जल्दी हार नहीं मानना चाहिए। तभी वहां सेठ लाल आता है। कुछ दिनों बाद रामू फिर से दुकान लगता है, लेकिन वो देखता है कि सामने श्यामलाल का दुकान नहीं लगा है। वो सोचने लगता है कि आज श्यामलाल ने दुकान क्यों नहीं लगे। कुछ देर बाद ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। रामू भाई, ये आलू कितने रुपए किलो दिए? भाई आलू 10 रुपए किलो है, कितने किलो कर दूं? भाई 4 किलो आलू कर दो। अच्छा भाई, एक बात पूछना था। ये जो मेरे सामने श्यामलाल अपना दुकान लगाता था, वो कहाँ है आज? उसने दुकान नहीं लगे? अरे भाई, तुम लगता है कुछ दिन बाद दुकान लगाई है। तुम्हें पता नहीं चला? श्यामलाल अपने सब्जियों में दवाई लगाकर बेचता था, जिससे सब्जियां अच्छी दिखती थी। एक दिन गांव के सबसे रईस जमींदार के घर शादी थी, तो कुछ लोग आए थे श्यामलाल से। उन्होंने सब्जियां लिए और शादी में बनवा कर सबको खिलाया। पूरे बारात वालों की तबीयत खराब हो गई। तभी वो जमींदार 3-4 आदमी लेकर आया और श्यामलाल को पीटकर गांव से भगा दिया। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और रामू तो हैरान हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और रामू की सब्जी का ठेला बहुत अच्छे से चलने लगा। उसकी दुकान पर भीड़ आने लगी। एक ही दिन में उसकी सारी सब्जियां बिक जाती थीं, जिससे उसे अच्छा खासा मुनाफा होने लगा। उसने सेठ लाल के पैसे भी वापस कर दिए और एक अच्छा सा घर खरीद लिया, जिसमें वो अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। रामू अब एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। बेईमानी के सामने कभी हार और मेहनत झुकता नहीं है और एक दिन मेहनत जरूर रंग लाता है।